हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस यूनिट की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगी, थ्योरेटिकली लेंदी पड़ेगी। थोड़े टर्म्स हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं और इसको आसान बनाते हैं। पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे एक कंपनी है, उसमें कैसे कौन कौन सी पोस्ट्स होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेसेस। मतलब अरेंजमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को रोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका काम है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रहना, आपका काम है क्वालिटी चेकिंग में। ऐसे हम लोगों को रोल्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी ये है, आप ये करने वाले हो। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, बाहर की बात नहीं हो रही अभी। टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेस, ताकि जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, जो प्रोसेसेस हैं, वो आसानी से स्मूथली रन कर सकें। ठीक। इट इनकम्पासेस की रोल्स सच एज क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी एसेसर एंड क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेक कह लो, क्रॉस फंक्शनल क्वालिटी टीम्स। तो आप यहां देख लो की रोल सच है, तो क्वालिटी मैनेजर रहेगा, ठीक, जो सबसे टॉप पे रहेगा। फिर क्वालिटी एनालिस्ट और क्वालिटी चेकर डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स रहेंगे आपके। क्रॉस फंक्शनैलिटी क्वालिटी टीम्स रहेंगी। तो ये सारे आपके रोल्स होते हैं जो कि प्रोवाइडेड होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे डिजाइन होता है? 5 स्टेप होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने के लिए। पहला, डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको क्लियरली पता होना चाहिए, जैसे आप कॉलेज में रहते हो, मिशन विजन जो चीजें होती हैं, ठीक है, गोल्स ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें आप जानते हो। भाई पहला काम क्या है कि हमको सबको बताना है कि मिशन क्या है हमारी कंपनी का, विजन क्या है, हम चाहते हैं कि हम 10 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें सारे गोल्स बताने हैं, लोगों को समझाने हैं। प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पज फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये चीजें एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एक पर्पज कि भाई हम लोग कर क्यों रहे हैं, भाई हम क्वालिटी क्यों इंप्रूव करें, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम बीटेक क्यों कर रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे माइंड में अगर क्लियर हो तो हम डेली पढ़ेंगे, मगर वही नहीं क्लियर होती तो हम कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, सो प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पज फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई की फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स। तो सेकंड पॉइंट क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। दूसरे में क्या है कि आपको की फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। आपको फंक्शंस पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं, क्या क्या काम होने वाला है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट होने वाले हैं। इंक्लूड्स एरिया सच एज ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग। अच्छा, हमें भाई ऑपरेशन कह सकते हो कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है। फाइनेंस हो गया, भाई पैसा रुपया भी तो कोई मतलब संभालेगा। और मार्केटिंग को भी तो कोई ना कोई देखेगा, बाहर जाके कोई कोई बेचेगा ही। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनी अदर रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनी अदर रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब कि जैसे लेबर हो गए, कितने लेबर लगेंगे, क्या होगा, काम कैसे होने वाला है, वो सारी चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट, एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब इसका मतलब क्या समझो, एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा। डिफाइन रिपोर्टिंग लाइंस एंड हायरार्कीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि आप सुबह सुबह आते हो तो जो वो बायोमेट्रिक है वहां पे अंगूठा रखने के बाद आपको कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है। समझ रहे हो, आपको कोई काम मिला तो आप वो काम करने के बाद किसको दिखाओगे, है ना। जैसे अब होता है, मान लो कॉलेज की बात करें तो एक टीचर होता है, आपको अगर असाइनमेंट देता है तो आप टीचर को दिखाओगे, ना कि डायरेक्टर के पास पहुंच गए, डीन के पास पहुंच गए, भैया हमारा असाइनमेंट देख लो। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमको बताया जाता है कि हमको किसको रिपोर्ट करना है, हम उसी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, डिफाइन करना है। डिटरमाइन हु रिपोर्ट्स होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक,
फोर्थ पॉइंट है असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपको रोल्स देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है सबको। एलोकेट स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल्स, तो हर इंडिविजुअल को आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है जो उसकी हैं, ठीक है। क्लियरली डिफाइन जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी कि भाई आप इस काम के लिए आए हो, आपको ये करना है, ठीक है। टास्क क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है। आप ये सारा काम करो, साथ ही साथ बगल में छोटू की दुकान है, वहां से चाय भी लेके आओगे, सबको पिलाओगे, तो ये भी सारी चीजें आपकी आ जाएंगी इसमें। फिफ्थ है फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो पांचवा स्टेप क्या होता है, पांचवा स्टेप हमारा हो जाएगा कि हम कोलैबोरेट करें। अभी कंपनी हमारी सेट हुई, सबको काम दे दिया। प्रमोट क्रॉस फंक्शनल कोलैब एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अभी हम ये ध्यान दें कि मार्केटिंग वाला जो है फाइनेंस वाले से बात कर रहा है या नहीं, ऑपरेशन वाला क्वालिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा है या नहीं, इन चीजों को, इन लोगों को आपस में हमें बात कराना है। क्रॉस फंक्शनल के भैया आप उनसे बात करते रहिए, क्वालिटी में कोई कमी हो रही है, मार्केटिंग वाला जा रहा है क्वालिटी वाले से बात कर रहा है, कह रहा है भैया आपकी जो क्वालिटी है ना सही नहीं है, मार्केट में मुझे बहुत कंप्लेन मिली है, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो ऐसे आप करोगे ना तो और अच्छे से जो है आपका ग्रोथ होगा, है ना, कंपनी का ग्रोथ। एस्टैब्लिश मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप टेलीफोन रखवा सकते हो, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके, आप माइक लगवा दो, आप सबसे बोलो कि जो इंफॉर्मेशन है जितनी यूजफुल है आपको वो चीजें वहां शेयर करनी है, ठीक है। तो आपस में लोगों के बीच में बात कराना इस पॉइंट में आ जाएगा, और ये इस तरीके से आपके 5 स्टेप में खत्म हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीडेड टू डील विथ क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जब हम क्वालिटी प्रॉब्लम से डील करेंगे, मतलब क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट, कुछ नहीं होगा, आपने जो 5 पॉइंट पढ़े हैं उसी में 3 और जुड़ जाएंगे, 8। अब ये अगर क्वेश्चन आता है तो 8 पॉइंट लिख देना। पहला, स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट। देखो अगर यहां देखोगे तो पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई की फंक्शंस, यहां से डिटरमाइन ये किया, ठीक। डिपार्टमेंट की जगह पे हमने, मतलब डिपार्टमेंट तो होंगे बहुत सारे, यहां पे हमने एक और कॉमा लगाया और यहां पे क्या कर दिया, क्वालिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। क्वालिटी डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट अ क्रॉस फंक्शनल क्वालिटी टीम, क्रॉस फंक्शनल क्वालिटी टीम भी हमने बना दी, और डेजिग्नेट अ क्वालिटी मैनेजर और डायरेक्टर। बस यही 3 काम होगा, बाकी आपके सारे स्टेप इनमें से अपना दिमाग लगा करके जो जो आपको लगे कि होने चाहिए आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ अ क्वालिटी स्टाफ। तो एक क्वालिटी स्टाफ की क्या क्या ड्यूटीज हैं, एक क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्टाफ की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, वो क्वालिटी को कंट्रोल करता है, मतलब क्वालिटीज को चेक करता है सारे पैरामीटर्स को, एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करता है कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, वो सारी चीजें काम किसका है, क्वालिटी स्टाफ का। सेकंड है QA, क्वालिटी एश्योरेंस, वो एश्योर करेगा क्वालिटी कैसी है, ठीक है। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन रख रहा है, वो चीज़ों को अगर कोई कमियां हुई हैं तो हम उनको लिख करके रख रहे हैं, भाई ये करने पे ये प्रॉब्लम आई थी और इस टाइम में इतना बेनिफिट हुआ था, तब हमने ये वाली क्वालिटी यूज की थी, हमने ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया था, ये हमारा मिक्सचर था, ठीक है। तो उन चीज़ों का रिकॉर्ड रख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन रख रहा है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालाइज कर रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खाया जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बन रहा है, उन सारी चीज़ों की डेटा एनालिसिस करना भी काम है क्वालिटी स्टाफ का। रूट कॉज एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई भी कस्टमर है जो कि अनसेटिस्फाइड है या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि क्वालिटी में ये कमियां हैं, तो हमें उसके रूट कॉज एनालिसिस करनी है उस प्रॉब्लम की, और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं किसकी, क्वालिटी स्टाफ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो 10 नंबर में आएगा, तो कोई 2 पूछ सकते हैं। आप अगर क्वांटम से पढ़ोगे तो उसमें अजीब अजीब चीजें बनी हुई हैं, आप ये पढ़ो, ये भी सही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला 5 टाइप के होते हैं, द फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो 5 को देखते हैं। पहला है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफाइज पीपल अकॉर्डिंग टू
द फंक्शन दे परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, लोगों को आइडेंटिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, कि भाई कंपनी में उनका काम क्या है। ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली अंडर फंक्शनल मैनेजर। तो सारे डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं एक फंक्शनल मैनेजर के अंडर में। अब आप डायग्राम देखोगे पूरा समझ जाओगे। ये प्रेसिडेंट है, समझ लो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। फिर आप देखोगे R&D मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिवीजन प्रोडक्ट जेड मैनेजर। ठीक है, ये 4 टाइप के आपको दिख गए। इसके अंडर में आप देखोगे तो डिजाइन हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है। अब एक चीज याद रखना, डिजाइन और डेवलपमेंट वाले आपस में नहीं बात कर रहे हैं। ये यहां पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही इन सारे डायग्राम्स को बना लेना। अब फाइनेंस में आओ तो फाइनेंस में अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग वाला डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। परचेजिंग वाला डायरेक्ट जा रहा है, फाइनेंस ये वाला आपका डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे सेल्स है, मार्केटिंग मैनेजर, तो डायरेक्ट बात हो रही है, कस्टमर सर्विस डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है। एंड सेम हेयर। तो अब आप देखोगे आपस में ये दोनों नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं। ये R&D मैनेजर जा रहा है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। फिर ये डायरेक्ट यहाँ जा रहा है। अब ये सोचो कि ये वाला डिजाइन वाला जा रहा है फाइनेंस के पास, भैया हमारी डिजाइन देख लो, नहीं। ये जा रहा मार्केटिंग के पास, नहीं। ये जा रहा इधर, नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। ये इंडिविजुअली जा रहे हैं प्रेसिडेंट के पास, मार्केटिंग वाला यहाँ जा रहा है। कोई अब किसी चीज का और किसी और चीज का मैनेजर किसी और चीज को नहीं देख सकता, ठीक है। सो ये आपका होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो नाम से क्या लग रहा है, डिविजन्स होंगे, ठीक, 2-3 डिविजन्स होंगे। सो कंपनी डिवाइडेड इनटू सेपरेट ऑटोनोमस डिविजन्स, ठीक है। कंपनी आपकी बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड होगी। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स सर्विसेज। तो सभी अलग अलग होंगे। जैसे आप मॉल में जाते हो, मॉल में क्या होता है, अलग अलग फ्रेंचाइजीज खुली होती हैं, वहां पे आप जाओगे, आपका जो पेमेंट होगा वो सारी चीजें वहां पे अलग अलग होगा। ये नहीं होता ना कि आप किसी मॉल में गए, ठीक है, वहां पे आपने पिज्जा खाया और उधर दूसरे वाले से बर्गर खाया, पैसा नीचे आकर के एक आदमी को दे रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। पैसा वहीं देना पड़ेगा आपको, आपको वहां देना पड़ेगा। वो लोग अब अपना अलग पे करते हैं, वो अलग बात है, समझ रहे हो। सेम, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स सर्विसेज। तो एक एक, जैसे अब ये एग्जाम्पल से आप देखोगे तो यहां समझ में जाओगे, ठीक है। ये वाला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये वाला इसके लिए। एग्जाम्पल, क्लोथिंग कंपनी। अब भाई जैसे आप किसी मार्ट में जाते हो या फिर एक बी मार्ट में अगर जाते हो, ठीक है, आप वहां क्या देखते हो, मेंस का अलग है, बच्चों का अलग है, लेडीज का अलग है, ठीक है, टॉप फ्लोर पे। ऑल्दो एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पैसा नीचे सिर्फ एक ही को कटाना होता है, बट यहां पे क्या होता है कि अगर आप मेंस वाले में गए तो आपने सामान लिया, पैसा दिया, ठीक है भैया। आप वुमेन्स वाले में गए, आपने पैसा दिया, भैया ये कपड़ा ले रहे हैं, वो ठीक है। बच्चों वाले में गए, आपने को कपड़ा लिया, तो वहां पे पैसा देना है, ठीक है। ऐसा होता है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोकस वाइल स्टिल बीइंग पार्ट ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। फायदा क्या होता है कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हालांकि देखो बहुत लोगों को रोजगार भी मिल जाता है ना। एंड फोकस वाइल स्टिल बीइंग पार्ट ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा फोकस होता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के बावजूद भी, ठीक है। अब देखो ये जनरल मैनेजर है, ठीक है, अगेन हेड ऑफ द कंपनी एक लेवल पे, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो गारमेंट डिवीजन हेड, ठीक है, यहाँ पे फूडवेयर डिवीजन हेड। अब आप चप्पल खरीदने जाओगे तो ये PM, FM, HRM, MM, देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है, यहाँ पे फाइनेंस, यहाँ पे HR मैनेजर, तो सारे मैनेजर्स हैं। आप यहाँ पे जो सामान खरीदोगे, है ना, तो उसका पैसा आप यहाँ दोगे और आप यहाँ पे यहाँ दोगे। अब ऐसा नहीं कि आप इसका वाला पैसा फुटवेयर यहाँ से लिया जा करके उस वाले बगल में दे रहे हो, नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो पैसा एक ही जगह जा रहा है, बट ये चीजें हैं। चलो बढ़िया है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सो इसका एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन, फंक्शनल प्लस डिविजनल, ठीक। फंक्शनल और डिविजनल का ये कॉम्बिनेशन होता है, वेयर एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो यहां पे एम्प्लॉयज दोनों को रिपोर्ट करते हैं, फंक्शनल मैनेजर को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी, अलाउइंग फॉर अ डुअल रिपोर्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये डुअल रिपोर्टिंग होती है और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठता है। कैसे, देखो टॉप मैनेजमेंट है हमारा, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर, IT मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है।
तो ये प्रोजेक्ट 1 का मैनेजर है, प्रोजेक्ट 2 का मैनेजर है, यहाँ पे प्रोडक्शन हैं। तो ये मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंडर में अगर मान लो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ग्रुप 1 है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ग्रुप 1 है, तो वो दोनों लोग को रिपोर्ट करेगा, इधर भी जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और प्रोडक्शन मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। सेम हियर, एचआर ग्रुप 1 है तो एचआर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। आईटी ग्रुप है, आईटी मैनेजर को रिपोर्ट किया एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रुप 1 जो भी है, ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को रिपोर्ट करेगा। सेम हेयर, ठीक है। और अगर मान लो प्रोजेक्ट 2 मैनेजर है तो पीएम ग्रुप 2 है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करेगा एंड दिस 2, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला। मैं पीडीएफ में इसका एक बढ़िया एग्जांपल दे दूंगा आपको, मेंशन रहेगा तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सिंपल है, ठीक, रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क एंड हायरार्की एस्टैब्लिश टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव एंड एक्टिविटीज विद इन अ प्रोजेक्ट। वही इसी की डेफिनेशन है, सेम है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एग्जीक्यूट और मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है एक प्लान को, ठीक है। सिंपली वही है। आप डेफिनेशन अगर ना समझ में आए तो जो आप समझ रहे हो वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो स्टेक होल्डर्स इसको भी कांटेक्ट कर रहा है, इसको भी कांटेक्ट कर रहा है। और प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में 3 चीजें हैं, प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट टीम। तीनों प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या कहते हैं, रिपोर्ट करते हैं एंड प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को रिपोर्ट करता है। साथ ही साथ इन दोनों का स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। तो लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर क्या होता है? देयर आर पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कोर ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। तो जो लोग कंपनी के कोर ऑपरेशन, जैसे एक कंपनी है तो कंपनी कैसे चलती है? कंपनी चलती है प्रोडक्शन से, रॉ मटेरियल से, लेबर से, जो काम कर रहे हैं। तो वो क्या है? कोर। आप देखोगे तो कोर क्या है हमारा? प्रोडक्शन, सुपरविजन, मैनेजर्स, तो ये हमारे कोर हैं। यहाँ पे वर्कर लुकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, वर्कर्स लुकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये जो 3-4 लोग हैं ये हमारे कोर होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को देख रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं लाइन पोजीशन। जो कोर है वो हमारी लाइन पोजीशन है। एंड अदर्स हु प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड एडवाइस टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली आर स्टाफ पोजीशन। जैसे क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट, भाई क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट अलग से आता है, ठीक है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो ये सारे अलग से होते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं स्टाफ पोजीशन। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, जब घर बनाते हो जो न्यू होती है वो हमारी है यहाँ पे लाइन पोजीशन, और जो ऊपर की बिल्डिंग सिल्डिंग बन गई उसको हम लोग बोलते हैं ये आपका स्टाफ पोजीशन, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ पोजीशन वाला स्ट्रक्चर ये होता है। अब आप यहाँ देख लो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगेन हाईएस्ट पोस्ट वाला, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, अगेन आप यहाँ हो गए तो ये प्रोडक्शन मैनेजर है, फोरमैन है, वर्कमैन है, तो ये हमारे क्या हो गए? लाइन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है। अब ये जो लाइन है ना डॉटेड वाली, ये बता रही है कि भैया ये स्टाफ पोजीशंस हैं, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी है, स्टाफ पोजीशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, स्टाफ पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। तो ये भी आप हमारे किस में आ जाते हैं? लाइन पोजीशन में, ये दोनों भी, ठीक है। और ये हमारा कोर, ये हमारे लाइन पोजीशन में, और ये हमारे स्टाफ पोजीशन। आई होप सो इतना क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो पहला टॉपिक आता है हमारा क्वालिटी फंक्शंस। क्वालिटी फंक्शंस भैया 2 चीज से मिलकर बना होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डेडिकेटेड टू इंश्योरिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज। बहुत खतरनाक डेफिनेशन लग रही होगी, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिटी फंक्शंस वो होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज, एक तरह की एक्टिविटी, एक तरह की जिम्मेदारियां विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डेडिकेटेड, जो कि डेडिकेटेड है टू इंश्योर एंड इम्प्रूव, जो कि आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्रोसेस को, सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए लगी हूं। वही सेम चीज, पुरानी चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वालिटी फंक्शंस होती हैं। अब ये समझो आप,
ऊपर वाला भूलो। क्वालिटी फंक्शन क्या होता है, देखो दो लोगों से मिलके बना होता है क्वालिटी इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। दो लोगों से मिलके बनता है क्वालिटी इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी इंजीनियरिंग में कौन आते हैं, क्यूपी क्वालिटी प्लानिंग, और क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी प्लानिंग क्या करता है, वो हर एक चीज़ों को प्लान करता है, कैसे क्वालिटी में क्या चीज़ें कैसे होंगी। क्वालिटी एश्योरेंस हर एक चीज़ को चेक करता है, श्योर करता है। फिर आप देखोगे क्वालिटी कंट्रोल में स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में कौन आ जाता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। यहाँ पे प्रोसेस की कंट्रोलिंग होती है, टेबल्स वगैरह बना के। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग होता है, रूट कॉज एनालिसिस होता है, और जो चीज़ दोनों में होती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्यों, अब भाई ये सारी चीज़ें करोगे तो क्वालिटी इंजीनियरिंग भी इंप्रूव करेगा और क्वालिटी कंट्रोल भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो क्वालिटी फंक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़िया होगा। चलिए आगे देखें, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शंस। तो क्वालिटी फंक्शंस आई होप सो आप समझ गए होंगे। क्वालिटी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको दो लोग मिलकर कर रहे हैं, कौन कौन, क्वालिटी इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शंस। अब भाई काम जो है हमारे सिर्फ दो कर रहे हैं, जो कि काम बहुत बड़ा है क्वालिटी का। अब उसी चीज को अगर हम पावर्स को बांटते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को बांट देना, ठीक है। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ क्वालिटी रिलेटेड टास्क। डेजिग्नेशन, हम अपने जो क्वालिटी रिलेटेड टास्क हैं वो दूसरों को देने जा रहे हैं, कौन कौन, टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं ना, क्वालिटी की जो काम है इसको बांट देते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेदर देन सेंट्रलाइजिंग देम इन अ सिंगल क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो सिंपल ये समझो कि हर कंपनी अलग से अपना एक क्वालिटी डिपार्टमेंट रखती है। बाकी तो भाई सबका काम उन्होंने कहा है भैया आप चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है। मगर उसके अलावा एक कंपनी एक अलग सा कमरा बनाती है, उसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोगों को बिठा के रखती है कि भैया आप बैठिए, चाय समोसा खाइए, जब सामान रेडी हो जाएगा आपको चेक करना है कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। उनका काम ही यही होता है और कुछ काम नहीं होता है। दिन भर सोएंगे वो, बस जब काम आया तो क्वालिटी चेक कर लिए, ठीक है। अब आप यहां देखो एग्जाम्पल, क्यूसी डिसेंट्रलाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा। कंपनी जो है वो डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट रखती है, समझ गए आप। हर कंपनी क्या कर रही है, डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट रख रही है। इससे क्या हो रहा है, पावर सेंट्रलाइज्ड हो रही है। भाई अगर कोई कमी रह गई, मान लो कोई कमी हो गई, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप वर्कर हो, कोई कमी हो गई, तो आप अब उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है। आपको जितना काम मिला है आप उतना ही करोगे, क्योंकि उसके लिए हमने हायर कर रखी है कौन, डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट। हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है, अगर कुछ भी क्वालिटी में खराब हो रहा तो आप जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। आपको जितना काम दिया गया उतना करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा बोल दिया जाएगा, समझ रहे हो। अब इससे हो क्या रहा है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, क्वालिटी जो रहेगी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या भैया, आपने कहा कि कोई क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं होगा, डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं होगा। उसकी जगह पे हर एक बंदे को हम 10 रुपए ज्यादा देंगे, 1000 रुपए ज्यादा देंगे, भैया आपको जहां भी कमी लगे वहां पे आप बताइए तुरंत। अब देखो जैसे वर्कर है, मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल लाया है ना, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा भैया ये चीज बढ़िया नहीं चल रही है तो ये वाला हम नहीं लेंगे, हमको रॉ मटेरियल दूसरा प्रोवाइड करिए, फट से क्वालिटी चेक हो गई। दूसरा देखिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है जो सप्लायर्स वगैरह को प्रोवाइड करता है ना, परचेजिंग करता है जो, तो सप्लायर्स बोल रहा है ये वाला जो है आइटम अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी खराब है, आप हमको बेस्ट क्वालिटी का आइटम प्रोवाइड करिए, समझ लो। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने क्वालिटी चेक कर दिया। अब आप देखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, भाई ड्राइंग बनाते बनाते वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ फिट नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को देखा और कहा भैया ये क्वालिटी नहीं चलेगा, फिर से क्वालिटी चेक हो गया। अब इस क्वालिटी डेडिकेटेड क्वालिटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्या है ना। तो अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। एडवांटेजेस, इंप्रूव्ड इफिशियंसी। इंप्रूव्ड इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो टाइम है वो कम लगेगा, क्योंकि अब हर स्टेज पे सब कोई चेक कर ले रहा है ना। इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज से चेक हो रहा है। अभी क्या होता था, इसके पहले जब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, ठीक है, तब क्या होता था कि अब वहाँ वर्कर ने उसको बना दिया, अब वो जा रहा क्वालिटी डिपार्टमेंट पास, क्वालिटी डिपार्टमेंट बता रहा भैया खराब है, एक को नहीं चलेगा। अब आपने 100 प्रोडक्ट बना लिए, अब 100 के 100 बर्बाद हो गए। अब वही चीज़ वहाँ पे देखोगे तो वो एकदम इनिशियली देख रहा है भैया ये वाला सही है, ये वाला खराब है, ये वाला सही है, ये वाला खराब है, तो वहाँ पे आप देखोगे इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंस्पेक्शन वगैरह कम होगा और कम से कम
डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट, देखो एम्प्लॉय इंगेज रहेगा, एम्प्लॉय को और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी, एम्पावरमेंट। अब भाई वो जो वर्कर था वो क्वालिटी चेकर भी बन गया। अब वो भैया पता चला यहाँ पे वर्कर था, दूसरी कंपनी में गया, क्वालिटी डिपार्टमेंट में बैठ गया, बोला हमको वो भी आता है, हम जिस कंपनी में थे हमको सिखाया गया था, हम करेंगे, हम क्वालिटी डिपार्टमेंट में बैठेंगे, ठीक है। फिर तो ये चीज़ें होती है एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखो, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कई बार क्या होता है ना कि वर्कर ने कोई काम देख लिया, ठीक है। क्वालिटी चेक के बहुत सारे मेजर्स होते हैं ना कि आप डायमेंशन चेक करो, सब वो कर लेते हैं, डायमेंशन चेक करना है, ठीक है। तो वर्कर ने चेक कर लिया, ठीक है, और उसने बताया आगे, आगे वाले ने किया दूसरा काम, फिर तीसरे वाले को बताना भूल गया, तो वो बैठ के वो डायमेंशन चेक कर रहा है, अच्छा अच्छा, फिर पता चलता है अरे ये तो वर्कर ने कर दिया है। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, मतलब एक ही एफर्ट दो बार हो सकता है, एक ही काम दो बार हो सकता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस। इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस है भाई, डुप्लीकेशन है, किसी को पता चला भैया ये वाला काम वो किए होंगे, अक्सर कर लेते थे भाई, एक बार उसने कर दिया, दूसरी बार बोला अरे किया होगा यार मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है कि भाई ऑल्दो जो क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो इस चीज़ में निपुण होते हैं, वो बैठ के 2-4 साल कोर्स करके आते हैं उसी चीज़ में, वो और चीज़ें नहीं देखते हैं, उनको कोई पिक्चर नहीं देखनी है, कोई गाना नहीं सुनना है, बस वो क्वालिटी के ही पढ़ाई करते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है रेदर देन अ वर्कर जो कि एक बिगिनर होगा। तो वहाँ पे आपकी कंपनी का सत्यानाश हो सकता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी बढ़िया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू। सो ये एक टॉपिक है आपका, इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू, तो इसको देखते हैं। रिफर्स टू आइडिया दैट इन्वेस्टिंग इन एंड मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट टू बिजनेस। सिंपल सी लैंग्वेज है, ये एक ऐसे आइडिया को रिफर करता है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट, कहां पे, इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप अगर क्वालिटी में इन्वेस्ट करोगे और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाओगे तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। कैन ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बिजनेस, भाई डेफिनेटली एक अच्छी सी बात है, जेन्युइन आप क्या सोच सकते हो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसकी क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हो तो जो कस्टमर लॉयल्टी है, जो लोगों का भरोसा है, आप जीत लोगे और आपके प्रॉफिट दिन दुगने रात चौगने हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, फोकसिंग ऑन क्वालिटी, कंपनी कैन रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट कैसे भाई? क्वालिटी पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका कम से कम डिफेक्ट आएगा, कम से कम इंस्पेक्शन लगेगी, तो भाई इंस्पेक्शन वाला आदमी फ्री हो जाएगा, है ना। आप देखोगे क्वालिटी में जो इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स रहेंगी आप उनको वहीं आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर भी खुश रहेगा, भाई एक नंबर का माल है, तो मतलब मज़ा आ जाएगा उससे। थर्ड है हाई इफिशियंसी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। हाई इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी मतलब कि अब आपका क्वालिटी जो है इनिशियली आप चेक कर ले रहे हो तो वो टूटने का जो होता नहीं चीज़ें, मान लो कोई आप लोहे का सामान बना रहे हो, ठीक है, आप इनिशियली उस चीज़ को अच्छे से एग्जामिन कर लिए, तो वो फाइनल स्टेज तक पहुंचने तक उसका जो टूटने का चांसेस है, परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो एकदम से खत्म हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? हाई इफिशियंसी, आपको हाई प्रोडक्शन रेट्स मिलेंगे। थर्ड क्या, फाइनल क्या है? स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। भाई आपके कंपनी का सामान हमेशा बढ़िया रहता है, आप देखते नहीं हो जैसे राशन वासन लाने जाते हो, कहीं सब्जी कहीं लाने जाते हो, एक ही दुकान फिक्स होती है ना, क्योंकि मम्मी का भरोसा रहता है ना। तो वो चीज़ें कि भैया वहीं उसी दुकान से ले आना। चलिए फिर आप एक ग्राफ समझ लीजिए, आप क्या होता है कि सिंपली जैसे जैसे, अब इसके लिए आप एक बेसिक्स एग्जांपल लो लेते हैं, मगर उससे पहले आप ये सोचो कि जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, क्या होता है जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, जो कॉस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कोरोना में अगर आप एक चीज़ नोटिस की हो, वो 10 रुपए का मास्क 120-150 में बिक रहा था, क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, भाई सबको बचना था, हमको कोरोना ना हो, तुमको कोरोना ना हो, तो हम लोग को डिमांड ज़्यादा थी, तो एक एक मास्क वो जो 10 रुपए का था वो 150 रुपए का बिक रहा था। N95 वाला, मतलब जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 20-30-40 रुपए होगी, 10 नहीं होगी, तो वो 200 रुपए, मतलब कितना हाई। डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ गए। अब यहीं सेम चीज आप दूसरी जगह देखिए, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी तो कॉस्ट गिर जाते हैं। भाई प्याज
या सब्जियां, आलू जो होते हैं, जब उनकी सप्लाई बढ़ जाती है तो उनके प्राइसेस जमीन के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, सो अब ये ग्राफ समझ लो। इस ग्राफ का थोड़ा सा अलग मतलब है, मतलब ये है वैल्यू और कॉस्ट। तो भाई जैसे जैसे आप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करोगे या आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तो वैसे वैसे आपका कॉस्ट क्या होगा, इंप्रूव होगा। मगर 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 एक टाइम तक इंप्रूव होगा, है ना। अब आप सोच रहे हो जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे अगर आप गोल्ड प्लेटेड आपने सुना होगा, है ना, गोल्ड प्लेटेड कर देते हैं लोग तो उसका कॉस्ट बढ़ा देते हैं एक टाइम तक। अगर आप चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा। आप सोचो आप नमक खाते हो, सब लोग नमक खाते हैं, तो उसमें क्या करना है कि अब पहले कितने रुपए का था नमक, पहले 5 रुपए का 1 किलो, फिर 10 रुपए का 1 किलो। टाटा वालों की बात करते हैं ना, टाटा वाले क्या करते हैं कि क्वालिटी बढ़िया कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, पहले क्या था, सादा नमक था, ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं था, 5 रुपए का था। क्वालिटी बढ़ाई, आयोडीन मिला दिया, 10 रुपए का कर दिया। थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का आयोडीन मिला दिया, 20 रुपए कर दिया। और बढ़िया आयोडीन मिला दिया, 40 रुपए कर दिया। अब क्या उसमें सोना थोड़ी ना मिला दोगे तुम, कि एकदम सोना मिला के एकदम कि खाने में दाल खाओ, चेहरे पे एकदम पीला पीला चमक उठोगे सोने की तरह, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो आप क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव करोगे, है ना, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करोगे, मगर जो कॉस्ट होती है वो एक टाइम तक ही इंप्रूव होगी, उसके बाद वो इंप्रूव होगी तो बहुत स्लोअर रेट में, है ना। अब आप मान लो आपने 5 से 10 किया, 10 से 15 किया, 15 से 20 किया कॉस्ट अपनी, मगर 20 के बाद आप देखोगे 1 रुपए बढ़ा, 2 रुपए बढ़ा, है ना। ऐसे मतलब कि अब बहुत स्लो रेट में बढ़ेगा। इन्फ्लेशन की बात अलग है, इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट और कॉस्ट इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये आपकी क्वालिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ आपको, फिर आपका ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा, मतलब कि धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, मतलब कि उतने से आपको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 2 पॉइंट और समझ लो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी पर्टिकुलर क्वालिटी लेवल रिप्रेजेंट्स क्वालिटी कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका क्वालिटी कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको क्वालिटी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगेन, दस फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मिडिल क्वालिटी लेवल इज इक्वल टू मैक्स बेनिफिट। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यहां होगा, है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सो ये है आपका टॉपिक नंबर 4, इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू।